जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। आप सब लोगों के सब घर बहुत अच्छे होंगे। हर एक आदमी अच्छा होगा। अगर कुछ अच्छा नहीं है तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं एक दिन आप अपने मेहनत के दम पे अच्छा करके दिखाओगे। तो एक बार एक मुस्कुराहट के साथ में सारे दोस्त, चाहे आप जहां कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में, दिन में किसी से लड़ाई हुई या नहीं हुई या किसी बात को लेकर के मूड खराब था, लेकिन अभी एक बार मुस्कुराएंगे। और आप लोग जानते हैं कि प्यारे बच्चे, ये 3 बजे का प्रैक्टिस सेट था जो हम अभी एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए चला रहे थे। आप कभी भी थंबनेल पर कोई भी नाम हो, दिल्ली पुलिस हो या अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी, तो लगभग क्वेश्चन नंबर वेरी कर सकते हैं। किसी परीक्षा में 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी परीक्षा में 25, किसी में 30 हो सकते हैं। लेकिन दरअसल में एसएससी का पैटर्न वही है। प्रश्न पूछने में सब्जेक्ट का वेटेज वही है। स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछेगा अगर तो पूछेगा, ठीक है। वो सभी के लिए उन्हीं प्रश्नों के हिसाब से आप बांट सकते हैं। हम इस प्रैक्टिस सेट में हमेशा 3 क्वेश्चन करते रहे हैं और मैंने कहा था 70 प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। 70 हम कर चुके थे। अब ये शुरू से क्यों शुरू किया है जी 70 के बाद में? तो मैंने बताया कि 70 तो आपका एक डेटा है जो आपको हमेशा तैयार करते रहना है। ये अब इसको दोबारा से शुरू करने का अर्थ ये है कि आपका एक अच्छा रिवीजन हो, वो प्रैक्टिस सेट 70 भी याद कराने की जिम्मेदारी, और अपडेटेड और अच्छा कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं प्यारे बच्चे, अब तो आप लोगों को एसएससी जीडी परीक्षा के लिए भी आश्वस्त हो जाना चाहिए कि एसएससी जीडी का एग्जाम भी आ चुका है। दिल्ली पुलिस आपके सामने बच्चे 14 नवंबर से शुरू ही है और आपका जो बच्चे सीएचएसएल टायर 2 और सीजीएल टायर 2 देने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें किस और एग्जाम के लिए क्लास होगी, तो मैं तुमसे कहूँगा हर एक वनडे एग्जाम के लिए ये क्लास दोस्त उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मैं तुमको बताऊं कि महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा ही कहीं महत्वपूर्ण होगी। ये तुमको समझना होगा। तो शुरू करेंगे क्लास को हर रोज की तरह। एक वादा आप लोग करेंगे अभी क्लास से पहले कि हर रोज अगली क्लास आएंगे तो पिछली क्लास याद करके आएंगे। हमेशा याद करके ही आना होगा, क्योंकि जीएस को बेहतर बनाने का जो विकल्प है बच्चे, वो यही है। जीएस को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप उसका रिवीजन करें, बार बार करें। तो एक बार थम्स अप कर देंगे सारे दोस्त और फिर रेडी करते हैं भैया, और फिर करते हैं शुरू क्लास को। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? कौन सा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? बताएंगे एक बार। बलफक्रम क्या भैया जी जम्मू कश्मीर में है? आप कहेंगे नहीं जी, ये मेघालय में है। कहां पर है ये भैया जी? मेघालय में स्थित है। अगर मैं बात करूं पंखल की, ये कहां पर है? तेलंगाना। और याद रख लेना, ये लगभग आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले तक ये जो प्रैक्टिस सेट चलेगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अक्टूबर लास्ट तक, और अक्टूबर लास्ट तक जो प्रैक्टिस सेट इसमें होंगे, यानी अभी 20 सितंबर पर हम हैं, अगले 50 दिन में शायद लगभग 30 क्लास के आसपास हम इसकी कर लेंगे और ये 30 क्लास धमाल मचाएंगे। ये बात मेरी तुम याद रखना, ठीक है। जल्दापाड़ा कहां पर है? ये आंसर आप लोग देंगे। जल्दापाड़ा भैया जी पश्चिम बंगाल में है। और दाची गांव कहां पर है? ये जम्मू और कश्मीर में है। कहां पर है? डल झील के पूर्व में स्थित है। कहां पर? डल झील के ईस्ट में है, डल झील के पूर्व में स्थित है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्त जम्मू और कश्मीर में और क्या क्या है आपका, तो क्या बोलोगे? जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें भैया, काजी नाग हम कहेंगे। क्या बोलेंगे? काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान हम कह देंगे। किश्तवाड़ बोलेंगे। किश्तवाड़ उद्यान कहां पर है? किश्तवाड़ कहेंगे। सलीम अली, काजी नाग के लिए मैंने राष्ट्रीय उद्यान अभी शब्द इस्तेमाल किया, नहीं करेंगे, ठीक है। सलीम अली कहां पर है? सलीम अली जो पक्षी अभ्यारण्य भी बहुत चर्चित है बच्चे, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझे आंसर करना सारे दोस्त। मैं आपसे कुछ अभ्यान या फिर उद्यान या अभ्यारण्य पूछने जा रहा हूं, जिसमें से आप मुझे आंसर करेंगे। मुझे बताना बच्चे, सुरुई कहां पर है? सुरुई जो बच्चे आपका अभ्यारण्य है, ये किस स्टेट में स्थित है? आज जो करा दूं ये रिवीजन पे हमेशा रखना, ठीक है। इटांगकी कहाँ का है? कौन सा? इटांगकी कहाँ का है? तीसरा मैं आपसे पूछता हूँ, मुकुर्थी कहाँ का है? मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ का है? नेशनल पार्क पूछ सकता है आपसे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ सकता है, टाइगर रिजर्व, इन तीनों से प्रश्न आते हैं। चौथा बताओ, कैंप बेल कहाँ का है? कौन सा? कैंप बेल कहाँ पर है नेशनल पार्क आपका? पूछे पापी कोंडा,
पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? पापीकोंडा। छठा मैं आपसे पूछूं, नाम दफा कहाँ पर है? यही शानदार रिवीजन है और स्कोर देखना, बहुत दिन से सीख रहे हो, स्कोर जबरदस्त आना चाहिए। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है? ठीक है। मोलेम कहाँ पर है? मोलेम नेशनल पार्क। वंसदा कहाँ पर है? कौन सा? वंसदा नेशनल पार्क कहाँ पर है? खीरगंगा, खीरगंगा कहाँ पर स्थित है? क्या बोलोगे? खीरगंगा कहाँ पर स्थित है? अंसी नेशनल पार्क किस स्टेट में है आपका? अंसी नेशनल पार्क। मथिकेतन कहाँ पर है? क्या बोलोगे? मथिकेतन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? और वन विहार कहाँ पर स्थित है? क्या बोलोगे? वन विहार बोलेंगे भाई फटाफट से। गजब से उत्तर आप लोग सब लोगों की चाहत है कि अच्छे प्रश्न आए। देखेंगे ध्यान से। सिरुई कहाँ पर है? तो सिरुई आंसर आना चाहिए सब लोगों का, मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर में है। एटांकी कहाँ पर है? नागालैंड। एक एक चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है। मुकुर्थी क्या बोलोगे जी? तमिलनाडु में है। कैंपबेल कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान? क्या बोलोगे भैया जी? अंडमान और निकोबार में। कैंपबेल और बार नाम से। कौन कौन से और अंडमान के आपका भैया? बटन नाम से, साउथ बटन, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन। पापीकोंडा कहाँ का? क्या बोलते हैं? अंधे से पाप हो गया। नाम दफा क्या बोलोगे आपका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल को लेके फरार और नाम लिख गई दफा। धारा कौन सी लगेगी? इंद्रावती पूछे, इंदर छत्तीसगढ़। क्या बोलोगे जी? छत्तीसगढ़। मोले, मो भी लेके चलना जब गोवा जाओ, मोले। वंशदा, कोई गुजर गया तो उसके वंश का हो गया दी एंड। क्या हो गया? दी एंड हो गया। खीरगंगा बताएंगे सारे दोस्त। खीरगंगा हिमाचल प्रदेश में है। अंसी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मथिकेतन कहाँ पर है? क्या बोलेंगे जी? केरल में है। और वन विहार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। टोटल बच्चे आपका 13 क्वेश्चन रहे। आप अपना स्कोर बताएं एक बार कितना रहा। एक बार आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कितने बच्चों का स्कोर रहा। जबरदस्त, फिट सा उत्तर आना चाहिए एकदम। आगे चलेंगे। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? सर ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। मैंने क्लास के शुरुआत में कहा हर वनडे एग्जाम के लिए। तो 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किसने की? कनाडा ने, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? तो 5 बार किसने की है भैया जी? ऑस्ट्रेलिया ने की है। किसने? 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने की है। और अगर मैं पूछूं राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई थी कनाडा से। कब शुरू हुए भैया? 1930 में, 1930 में शुरू हुए थे। तो कभी भी पूछे पहले कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स पूछे, यानी पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, या मैं बोल दूं पहले राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल पूछे 1934 न्यूजीलैंड में हुए। ऑस्ट्रेलिया में मैं पूछ लूं प्यारे बच्चे आपसे, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में कितनी बार जी? 5 बार हुए हैं। और तीसरे कहां पर हुए थे? तीसरे यानी कि 1938 में सिडनी में हुए थे। तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों का क्रम आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भैया 5 बार, आपका 62, 82, 2006, 18। क्या बोलोगे? 2006, 2006, 2018। और हाल ही में कहां पे हुए थे? 2022 के तो इंग्लैंड में हुए, 2022 के तो इंग्लैंड में हो गए 5 बार। पहली बार कब हो गए? 1938 में। 2022 के कहां पर हुए? वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। 2022 के कहां पर हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। मुझे बताओ जच्चे कि 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत कौन से स्थान पर रहा था? और एक गजब सा उत्तर आना चाहिए। पहले पर ऑस्ट्रेलिया है, ये सबको पता होना चाहिए। भारत कौन से पर था? भारत चौथे पर था। और एग्जाम के लिए क्वेश्चन लिख लो, अलग अलग पूछेगा, गोल्ड कितने, सिल्वर कितने और ब्रॉन्ज कितने। तो क्या बोलोगे? 22, 16 और आपका 23। कुल मिला के भारत के कितने दोस्त? आपका 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। कुल 61 पदक हमने जीते। और कौन से प्लेस पर रहे थे? चौथे प्लेस पर। भारत में कितनी बार कॉमनवेल्थ गेम हुए जरा बताना। भारत में कितनी बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं? तो क्या बोलेंगे भैया? सिर्फ एक बार हुए हैं और वो हुए हैं 2010 में। कहाँ? नई दिल्ली में हुए हैं। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुए हैं। गलती होनी नहीं चाहिए।
ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओईसीडी, ओईसीडी की अगर मैं बात आपसे करूं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर, क्या बोलोगे? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्या बोलोगे? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोऑपरेशन बोलते सहयोग को, कोऑपरेशन, ओकेड, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओकेड पूछ रहा है, ओकेड का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है, जेनेवा, रोम या फिर न्यूयॉर्क में? भैया जी पेरिस में मुख्यालय होगा इसका। ओकेड की स्थापना कभी भी पूछे आपसे तो आप कहेंगे ओकेड की स्थापना 1961 में हुई। तो किस सहयोग के लिए हुई है? आर्थिक सहयोग और विकास के लिए। क्या बोलोगे? किसके लिए है ये संगठन आपका? आर्थिक सहयोग, दुनिया के सारे देश आर्थिक सहयोग और विकास आपस में मिलके करें, इसी को बोलते हैं आर्थिक सहयोग विकास, आर्थिक सहयोग विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। कब बना? 1961 में। कितने बच्चे बता पाएंगे इसके सदस्य देश कितने हैं? अगर मैं मेंबर कंट्रीज की बात करूं तो दोस्त इसमें कितने मेंबर हैं ओकेड में? आप कहेंगे भैया 39 मेंबर हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? लिखना भारत सदस्य नहीं है। क्या बोलेंगे? भारत सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। अच्छा, जब हेडक्वार्टर पेरिस की बात आती है तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर पेरिस में है? हेडक्वार्टर अगर पूछे आपका पेरिस यानी कि कहाँ पर? फ्रांस देश में। अगर हम बोले फ्रांस हेडक्वार्टर में स्थित है, क्योंकि पेरिस कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। कहाँ पर? फ्रांस में है। तो कौन कौन से बचते हैं आपका? सबसे इंपॉर्टेंट आता है यूनेस्को का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त? पेरिस में है। इंटरपोल का पूछे, लियोन्स फ्रांस में है। किसका पूछ ले? इंटरपोल का पूछ ले। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस है। क्या है? इंटरनेशनल पुलिस आपसे पूछे। ईएसआरओ का पूछ ले, इसरो नहीं, ईएसआरओ का पूछ ले, तब भी आंसर हमारा यही होगा। आगे आएंगे। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? और राज्य के जिले पूछे तो आप कहेंगे भैया जिले दिए हुए हैं राजस्थान के। तो पूछ रहा है जो बम नृत्य है वो राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? क्या बोलेंगे जी? राजस्थान के जयपुर में या फिर भरतपुर में? तो हमारा आंसर आएगा मित्र भरतपुर और अलवर। भरतपुर और अलवर दोनों में आयोजित होता है हमारा क्या? बम नृत्य। बम नृत्य जयपुर में कभी पूछे, राजस्थान में घूमर डांस होता है। क्या बोलोगे? घूमर नृत्य हम भैया कभी नहीं भूलेंगे। बीकानेर या जालोर की बात नहीं करते। जालोर कहाँ कर सकते हैं? ढोल नृत्य होता है। क्या? ढोल नृत्य कहाँ पर होता है? तो ढोल डांस कहाँ का है? राजस्थान। स्टेट पूछे तो राजस्थान, और आपसे पूछे जालौर, क्या बोलेंगे? ये जिले का नाम है। अगर हम बात करें आपसे भैया जी किसकी, हम बात करते हैं डांस की। चरकुला डांस आप लोग जानते हैं कौन से स्टेट में होता है? ये बच्चे जानते हैं कि जो उत्तर भारत है उसके उत्तर प्रदेश और बिहार में चरकुला डांस होता है या नहीं? आप कहेंगे हाँ भैया चरकुला डांस होता है, लेकिन याद रखना वो राजस्थान में भी होता है। राजस्थान में भी होता है, यूपी में, बिहार में। अब आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है? कैसे प्रश्न भैया पूछ लेता है? कौन सा राज्य है जिसमें चरकुला डांस आयोजित नहीं होता है? तो इसके अलावा कोई भी विकल्प आपको दे दे, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। नाहर डांस पूछ ले, नाहर डांस पूछ ले आपसे। घुड़ला डांस पूछ ले, कौन सा? घुड़ला डांस पूछ ले। बिंदौरी पूछ ले, बिंदौरी, ठीक है? बिंदौरी पूछ ले आपसे। चरी डांस पूछ ले, चरी अजमेर का डांस है। गीदड़ डांस पूछ ले, गीदड़ राजस्थान के सीकर क्षेत्र में किया जाता है। चरी और गीदड़ हो गए आपके जनजाति में, आपको पहले से बताते आया हूँ। फिर एक दिन लेंगे जनजाति, कौन सी जाति किस डांस को करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? ये सब जानते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने। कालबेलिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वह सपेरा जनजाति से संबंधित है। बच्चे का नाम दिखाएं जिसने कालबेलिया लिखा। इस तरह आप कोशिश करना कुछ सोचने की, तो हम जबरदस्त है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार आप बता दो सर आप आगरा आ रहे हो 17 को? जी प्रदीप कुमार जी बिल्कुल आएंगे भैया, आप इतने प्यार से बुलाओगे तो जरूर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो पारंपरिक रूप से शाम को
पूर्वाभ्यास के बाद शुरू होता है, जिसमें मद्दलम पर एक आह्वानकारी ढोल बजाना शामिल होता है और केवल भोर यानी संध्या पर ही समाप्त होता है। संध्या पर ही समाप्त होता है। क्या बोलेंगे? भोर, सॉरी भोर बोल रहा हूँ, मैं संध्या बोल गया इसको। भोर बोलते सुबह को। भोर किसको बोलते हैं? सुबह को बोलते हैं। भोर का तारा जैसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, जैसे सुबह के टाइम पे बुध और शुक्र ग्रह हमको दिखते हैं, तो भोर यानी रात्रि शुरू कर दिया और सुबह तक होगा। तो कौन सा है जी? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, अब भैया कथकली। कथकली। अब गजब सा उत्तर दे दो, कथकली कहाँ का है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बेसिक चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। अगर मैं कथकली से आपसे कहूँ बच्चे, मैं बताता रहा, कथकली का रंगमंच याद रखो। कथकली का रंगमंच कौन सा है? रंगवेदी है। कौन सा है? रंगवेदी, जिसको हम कलिय रंगू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम? कलिय रंगू भी जिसको हम कहते हैं। अगर पूछे आपसे बच्चे वेशभूषा कितने प्रकार की, जरा बताएं वेशभूषा कितने प्रकार की। आपसे पूछ ले कथकली गीतों का पाठ क्या कहलाता है? कथकली गीतों का जो पाठ होता है वो क्या कहलाता है? आपसे पूछे दोस्त चौथा, इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जैसे उसने ढोल नाम लिया, कौन कौन से वाद्य यंत्र और इस्तेमाल इसमें होते हैं? तो वेशभूषा क्या बोलेंगे दोस्त? हमेशा 5 प्रकार की भैया जी होती है। जो कथकली गीतों का पाठ है उसको हम अट्टाकाथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अट्टाकाथ उसको हम कहते हैं। प्रयुक्त वाद्य यंत्र जो है वो चेंडा और चेंगिल्ला है। कौन सा? पूछता है कि चेंडा और चेंगिल्ला जो वाद्य यंत्र है, इनका जो प्रयोग है मेरे मित्र वो किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? तो क्या बोलेंगे? चेंडा और चेंगिल्ला भैया जी कथकली में। कथकली कहाँ का डांस है जी? केरल का। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? जरा बताएं। 2 शास्त्रीय नृत्य किसके हैं? बोलेंगे भैया जी घिंदर होता है, गीदड़ नहीं होता मेरे दोस्त। गीदड़ डांस भी होता है राजस्थान में, घिंदर। अब बताएंगे भरतनाट्यम कहाँ का है जी? बोलेंगे भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ इंडिया भी इसको कई बार लिखा मिलता है। ओडिशा सब लोग जानते ही है। तो कौन सा है? केरल बताया बच्चों ने। तो केरल का कथकली कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरा कौन सा? केरल का मोहिनीअट्टम। अकेला राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। बहुत गजब। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, सैफ अली खान के पिता, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर? क्या बोलेंगे भैया? पुलेला गोपीचंद, जो अगर मैं बात करूं भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी थे, पूर्व थे। आज कौन है ये? बैडमिंटन कोच हैं। क्या बोलोगे? आज ये बैडमिंटन कोच हैं। और सॉरी, आज ये बैडमिंटन कोच हैं और इन्हीं की पुस्तक है कौन सी? द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। अगर मैं बात करूं पुलेला गोपीचंद, अभी बच्चे इन्होंने एक किताब लिखी थी सटलर। क्या बोलोगे? हल का मतलब आज नहीं लिखी, सटलर्स फिलिक पुस्तक लिखी है। और सटलर्स फिलिक किताब ये दोस्त आपका पुलेला गोपीचंद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पुलेला गोपीचंद के द्वारा 2021 में लिखी गई है। कब? पुलेला गोपीचंद 2021। तो रिसेंट के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे और किताब बोलूं बच्चे, जैसे सचिन तेंदुलकर जी की, 2 किताबें आज तुमको बतानी है। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? क्या बोलोगे? प्लेइंग इट माई वे आज का एसएससी का सबसे हिट क्वेश्चन रहता है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी की किताब है। और एक चेज योर ड्रीम्स। क्या बोलोगे? चेज योर ड्रीम्स, अपने सपनों का पीछा करो। चेज योर ड्रीम्स। ऐसे नहीं कि सुबह उठे और बस दिन गुजर गया मेरे दोस्त। जब ये सुबह हो, जब आपकी आंख खुले, आंख ऐसा नहीं दोपहरी में खुलती है, आंख खुले तो मेरे मित्र टारगेट बनाओ, शाम तक ये अचीव करके रहोगे। और कहते हैं जो उस रोज के टारगेट को अचीव करता है वो बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। तो हर रोज का एक टारगेट अचीव होना चाहिए। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने का टाइम टेबल मत बनाओ भाई। सुबह बनाओ टाइम टेबल, आज क्या करोगे अचीव कर जाओगे। अदरवाइज दुनिया की फिलॉसफी, दुनिया की स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लेना, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, रोज का। तो चेज योर ड्रीम्स, अपने सपनों के पीछा करना। राहुल द्रविड़ की टाइमलेस स्टील है। क्या बोलेंगे जी? टाइमलेस स्टील है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है टाइमलेस स्टील। ठीक है,
अच्छा, मैं आपसे किताबें पूछता हूँ बैडमिंटन की ऐसे ही। जैसे टच प्ले किसकी किताब है? टच प्ले बुक के राइटर कौन है? जैसे बहुत पूछी जाती है प्लेइंग टू विन, क्या बोलेंगे? प्लेइंग टू विन किसकी किताब है? प्लेइंग टू विन क्या बोलोगे जी? टच प्ले दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण की किताब है, ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, प्रकाश पादुकोण की किताब है। और प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल की किताब है। किसकी? साइना नेहवाल की किताब है, ठीक है, साइना नेहवाल की किताब है। पीवी सिंधु की बुक का नाम बताओ। पीवी सिंधु जी ने कौन सी किताब लिखी है? पीवी सिंधु जी ने कौन सी किताब लिखी है? तो पीवी सिंधु जी की किताब है सेटलिंग टू द टॉप, क्या बोलोगे? सेटलिंग टू द टॉप, क्या बोलोगे? सेटलिंग टू द टॉप किसकी किताब है? तो हम कहेंगे पीवी सिंधु की। निम्न मिलान कीजिए, बहुत बढ़िया। हम 20,000 से सिर्फ 100 दूर, मात्र प्रैक्टिस सेट जैसी चीज में 20,000 स्टूडेंट्स देख पाना, ये दर्शाता है कि आप लोग कितना भरोसा करते हैं। मैंने कहा बच्चे, जब तक इस शरीर में जान है, जब तक इस शरीर में, मैं बोलता हूँ ना तुमसे कि सांस है, तो तुम्हारे लिए काम करते रहेंगे, और वो काम इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम होगा। आपका ये भरोसा हमेशा बना रहेगा। परीक्षा में प्रश्न आपको मिलते रहेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। बताएंगे जी। निम्न मिलान कीजिए ट्रॉफी और कप। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी सारे बच्चे जानते, फुटबॉल से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट की। अजलन शाह, बच्चे इसको जरूरी नहीं है कि अजलन ही लिखे, अजलन लिखेगा, क्या बोलेंगे? अजलन, या अजलन शाह भी लिख दे तो घबराना नहीं है, ठीक है, एक ही नाम है, एक ही नाम है। तो क्या हो जाएगा आपका? BAC, BAC, विकल्प बी क्या हो जाएगा? एकदम से ठीक हो जाएगा। जैसे फुटबॉल की कुछ ट्रॉफी बताएं मुझे, एक दो आप लोग। फुटबॉल में मित्र कौन सी ट्रॉफी होती है? तो फुटबॉल की बच्चे BC रॉय ट्रॉफी, क्या बोलोगे? BC रॉय ट्रॉफी या DCM ट्रॉफी कभी ना भूलना, क्या बोलोगे? DCM ट्रॉफी भैया हम कभी नहीं भूलेंगे फुटबॉल की। मैं पूछूं क्रिकेट की, क्रिकेट की आज एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? ये तो सब जानते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध देवधर ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ऐसी ही पूछी जाती है दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये क्रिकेट से है। और कौन सा? हॉकी। हॉकी की अगर हम बात करें दोस्त, हॉकी से कौन कौन से कप संबंधित हैं? प्रश्न मेरा तुमसे ये, हॉकी का सबसे पुराना कप कौन सा है? गजब, बहुत शानदार। क्या बोलोगे? हॉकी का रंगा स्वामी कप है, क्या बोलोगे? रंगा स्वामी कप है। सिंधिया गोल्ड कप है, क्या बोलोगे? सिंधिया गोल्ड कप है आपका, सिंधिया गोल्ड कप है आपका। या पूछ ले आपसे आगा खां कप। मेरे दोस्त, जो प्रश्न मैंने तुमसे पूछा उसका आंसर गजब सा दे दो, बस एक बता दो मुझे, हॉकी का सबसे पुराना कप। जिन जिन बच्चों के आंसर आए हैं बैटन कप, इनका माथा चूमा जाता है और बच्चे आशीर्वाद में मिलता है सिलेक्शन। आशीर्वाद से सिलेक्शन नहीं होता, याद रखना, मेहनत से होगा। मैं डायलॉग यहाँ बोल सकता हूँ, लेकिन एकमात्र सॉल्यूशन आपका हार्डवर्क कितना है, आपका डेडिकेशन कितना है। स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्टॉपर, फुटबॉल, हॉकी, रग्बी फुटबॉल या फिर क्रिकेट से होगी। तो क्या बोलोगे? स्टॉपर शब्द का इस्तेमाल भैया जी फुटबॉल में होता है। स्वीपर शब्द का इस्तेमाल भी किस में होगा? फुटबॉल में होगा आपका। राइट आउट शब्द का इस्तेमाल किस में होता है? राइट आउट शब्द का इस्तेमाल, मूव शब्द का इस्तेमाल, राइट आउट भी होता है तो लेफ्ट आउट भी होता है, क्या बोलोगे? लेफ्ट आउट भी होता है। कमर बैक का संबंध किस में होता है? इसको कमर बैक भी हम बोल देते हैं, कमर बैक भी हम बोल देते हैं, ठीक है, कमर बैक भी हम बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, एक बार नो लिखा देखना चाहता हूं। मैं आपसे बोलूं फुटबॉल कितनी कितनी देर के 2 हाफ होते हैं? यस नो मत बोलो, आंसर दे दो तो मैं समझ जाऊंगा इस क्लास के बच्चों में दम है। कितनी कितनी देर के 2 हाफ होते हैं? फटाफट से क्या बोलेंगे? अरे एक बच्चा पूछ रहा डूरंड कप कहाँ? अभी डूरंड कप में खोए हुए हो तुम। बताओ भाई, संतोष जो जानता है वो डूरंड भी जानता है। 45 मिनट, गजब भाई।
हॉकी में मित्र अगर बात करें, हॉकी में क्या बोलोगे? वुली और स्कूप, भैया बहुत पूछे जाते हैं वर्ड। वुली और स्कूप का संबंध किससे है? जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें, चाइना मैन, ठीक है, चाइना मैन एक वर्ड जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रग्बी फुटबॉल की अगर बात करें, स्क्रम ड्रॉप किक, क्या बोलोगे? स्क्रम और ड्रॉप किक का संबंध किससे है? क्या बोलोगे? ड्रॉप किक का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे जी? रग्बी फुटबॉल से भैया। किससे? रग्बी फुटबॉल से है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, जो सबसे यंगेस्ट बने? कितने भैया? बहुत कम उम्र के बन गए थे। जरा बताएं, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी है? सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। तो क्या बोलोगे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। श्री इसीलिए लगाया, बहुत सारे लोग इनको महिला समझने लग जाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं पहली जो राष्ट्रपति है वो तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, महिला। तो नीलम महिला नहीं है, नीलम पुरुष है, नीलम पुरुष हैं। और 35 साल के कम से कम। तो भैया युवा कितने साल के युवा बने? तो 64 की उम्र में बने। आप कहेंगे भैया 64 की उम्र में भी कोई युवा होता है, लेकिन सबसे युवा यही है, तो इनको बोलना चाहिए सबसे कम उम्र के। क्या बोलेंगे? युवा नहीं कह सकते, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपतियों में युवा रहे। क्या बोलोगे? 64 की उम्र में बने। सीएम कहां के रहे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आंध्र के ये पहले सीएम थे बच्चे। क्या बोलोगे? आंध्र के ये पहले सीएम थे। क्या बोलोगे? सीएम थे। मुझे बताएं, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे देश के? पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? तो क्या बोलोगे? पहले कार्यवाहक रहे बच्चे आपका, पहले कार्यवाहक रहे हैं अगर हम बात करते हैं आपका कौन? वी गिरी रहे हैं। कौन रहे हैं? वी गिरी रहे हैं, ठीक है। सेकंड राष्ट्रपति हम देश के जानते ही हैं बच्चे, एस राधाकृष्णन रहे। और एस राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन ये देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे, या बोलूं पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन जी, ठीक है, जाकिर हुसैन। पहले राष्ट्रपति तो नहीं बताने पड़ेंगे ना, कभी पता चले पहले राष्ट्रपति नहीं जानते जी तो लिखना होगा, इतना तो पता होना चाहिए। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? सेंटर स्टेट रिलेशन, राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध है उसके लिए कई बार समितियां गठित की गई हैं, जिन समितियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मदन मोहन पुंछी, उनकी अध्यक्षता, पंछी नहीं पुंछी कहेंगे, कौन थे? मदन मोहन पुंछी थे। यहाँ पर जो गठन हुआ पुंछी आयोग का, ये केंद्र राज्य संबंधों के लिए था। क्या भैया 2007 में गठन हुआ? हाँ जी। और 2010 में क्या आई थी? 2010 में रिपोर्ट सौंपी इसने। तो किसके लिए थी? सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए थी, केंद्र राज्य संबंधों के लिए थी। राजमन्नार समिति थी। हाँ जी, राजमन्नार समिति भी बिल्कुल थी। 1969 में गठन हुआ। अब मैं 2 वर्ष लिख रहा हूं, इसका मतलब है, सॉरी, रियली सॉरी, 1969। क्या बोलोगे? 1969। और बच्चे 2 वर्ष में लिख रहा हूं, 1971। इसका मतलब क्या है कि 1969 में गठित हुई और 1971 में रिपोर्ट सौंपी। अभी आपका यूपीएसआई पिछला वाला हुआ, यूपीएसआई 2021, इसका एग्जाम 2022 में हुआ। तो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया, राजमन्नार समिति किस राज्य द्वारा गठित की गई थी? तो आप क्या बोलेंगे? ये तमिलनाडु में बच्चे जो डीएमके गवर्नमेंट थी, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र किंगडम सरकार द्वारा इसको गठित किया गया था। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट थी, केंद्र सरकार ने इसकी रिपोर्ट को एकदम से खारिज कर दिया था, मानने से ही मना कर दिया था। पीवी राजमन्नार इसके अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग क्या केंद्र राज्य संबंधों के लिए? नहीं। आप कहेंगे हमेशा ये शिक्षा संबंधी था। क्या? शिक्षा सुधारों के लिए एक आयोग गठित हुआ था, कोठारी आयोग। 1964 में गठित हुआ, 1966 में रिपोर्ट दी। क्या बोलोगे? 1964 में गठन है, 1966 में रिपोर्ट दी। किससे? शिक्षा संबंधित है। सरकारिया आयोग बच्चे बताएंगे 1983 में गठन हुआ और 1987 में रिपोर्ट। ये क्या है बच्चे? ये गठन है, पहला जो वर्ष है, और दूसरा जो वर्ष है ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट सौंपी। पहला गठन होता है तब रिपोर्ट, जांच के बाद में, ठीक है। आगे आएंगे। भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा थी हमारी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके बच्चे पूछ रहा है कि सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया थे, एवी ठक्कर थे, जेबी कृपलानी थे, या के एम मुंशी थे? क्या बोलोगे? बी पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। किसके करीबी व्यक्ति थे बी पट्टाभी सीतारमैया? जरा बताइए, गजब सा उत्तर। एवी ठक्कर साहब की अगर हम बात करें, एवी ठक्कर जो थे ये बच्चे बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत
बहिष्कृत। क्या बोलोगे? बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत। क्या? आंशिक रूप से बहिष्कृत, बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष थे। क्षेत्र, क्या बोलोगे? क्षेत्रीय उप समिति के अध्यक्ष थे। कौन? एवी ठक्कर। एवी ठक्कर थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बी पट्टाभी सीतारामैया, सबने बोला गांधी जी के करीबी थे। तो बी पट्टाभी सीतारामैया ने मुझे बताए कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कब लड़ा था। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव ये कब हारे थे? कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव था, इलेक्शन था, ये कब हारे थे? तो क्या बोलोगे भैया जी? 1939 में हारे। 38 मत लिख देना। 1939 इस बार भी आपके पैट में पूछा जाएगा, दोनों बार पूछा गया दोस्त। 1939 किसने हराया? सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया। सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको हरा दिया था। अगर उपसमितियों की बात करते हैं, मुझे बताएंगे जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष मित्र कौन थे? और अगर मैं आपसे बात करूं अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? दोनों भी बहुत पूछे जाते हैं। अल्पसंख्यक उपसमिति सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति क्या बोलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और अल्पसंख्यक उपसमिति के बच्चे एच.सी. मुखर्जी साहब थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में जब ये हारे, सुभाष चंद्र बोस ने इसी वर्ष कांग्रेस छोड़ी है। मुझे बताएंगे जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ दी तो अध्यक्ष कौन बने थे इनकी जगह पर? बता रखा है मैंने आपको, जरा बताएं। तो क्या बोलोगे? वो 70 सेट बच्चे अपने आप में रामबाण है। उसके बाद गजब तरीका इधर है। तो क्या बोलेंगे जी? कौन बन गए थे? अभी बताया, संचालन समिति के जो अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, यही बने थे। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? जैसे आप देखते हैं यूपी में बच्चे आपका लगभग 80 सीट है लोकसभा की। कितनी? 80 सीट है। लेकिन किस जनगणना के आधार पर? अगर आप 1971 को देखते हैं, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का अवलोकन किया है, तो मैंने एक बात देखी है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो 1971 में बच्चे लगभग 8 करोड़ के आसपास थी। तो 8 करोड़ उस जनसंख्या के आधार पर 80 सीटों का आवंटन किया गया। क्या बोलेंगे? ऐसे सीट बढ़ती थी पहले 1971 में जो जनसंख्या थी उसके आधार पर 1971 की जनगणना का। ऐसा नहीं यूपी में ही, हर एक पूरी लोकसभा, पूरे देश की लोकसभा 1971 के आधार पर है। और ये हुआ था 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 से। 2001 से ये हुआ। और क्या बोला गया? 2026 तक सीटें क्या रहेंगी? सीटें समान रहेंगी। अच्छा भैया, 2026 में आपका फिर परिसीमन होगा क्या? लोकसभा सीटों की संख्या बदल जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है। जैसे मैं बोलूं राज्यसभा सीटों के बारे में कहां पर बताया गया है? राज्यसभा सीटें किस आपका अनुसूची में बताई गई हैं? तो क्या बोलोगे? शेड्यूल 4 में, यानी कि अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का वर्णन मिलता है। क्या बोलेंगे? राज्यसभा सीटों में वर्णन मिलता है। वर्तमान लोकसभा से प्रश्न पूछा है तो बताएं वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? आंसर आना चाहिए भैया जी, 17वीं लोकसभा चल रही है, 17th लोकसभा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अगर मैं बात करूं ऋतुसंहार, ये कालिदास की, क्या बोलेंगे? कालिदास की एक रचना है, महाकवि कालिदास जी की। विष्णु पुराण या रघुवंशम, रघुवंशम भी किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना है। क्या बोलोगे? महाकवि कालिदास की रचना है। और अगर मैं बात करूं विष्णु पुराण लिखा है पाराशर ऋषि ने। किसने? पाराशर ऋषि के द्वारा इसको रचना मानी जाती है। लेकिन आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा एप्लीकेशन पर, आप लोगों को ध्यान हो कि पुराणों के, समस्त पुराणों के रचनाकार जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? लोमहर्ष और ऋषि उग्रशिरवा को माना जाता है। लोमहर्ष और उग्रशिरवा। लेकिन आपका विष्णु पुराण पर जो ज़्यादा आपका प्रकाश डाला है वो पाराशर ऋषि के द्वारा। अभिधर्म कोश किसका है बच्चे? ये बौद्ध धर्म का है। और किसके द्वारा लिखा गया है?
वसुबंधु जो एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहे, वसुबंधु द्वारा रचित है। किसके द्वारा? वसुबंधु जी ने इसको लिखा है। कौन थे ये? बौद्ध के शिष्य थे। महात्मा बुद्ध जी के क्या थे? बुद्ध जी के शिष्य थे। ये बात याद रख लेनी है। क्या बोलेंगे? बुद्ध जी के शिष्य थे। कभी गलती ना करें। आगे आएगा। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह के लिए सही भौगोलिक स्थिति क्या थी? भारतीय इतिहास में एक रामोसी विद्रोह हुआ, वो कहाँ पर हुआ था ये बताना है। तो क्या बोलेंगे? रामोसी विद्रोह के लिए सही भौगोलिक स्थिति पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं हम लोग जानते हैं बच्चे। प्रदेश का अगर हम पूरे भारत की बात करें तो ये वाला जो कोस्ट है, ये पश्चिमी तट आपका क्या है? ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है। और इस पश्चिमी तट पर 1822 में पूना को केंद्र बनाते हुए, यानी महाराष्ट्र में पूना इसका केंद्र था। और ये रामोसी जो थी ना, याद रख लेना, ये मराठा युग की पुलिस थी। जैसे आज पुलिस होती है, ऐसी मराठाओं के समय पर एक सेना थी जिसको हम बोलते हैं रामोसी। इसने जब वहाँ पर अकाल पड़ा तो बच्चे क्या बोले? कभी पूछे कारण क्या रहा रामोसी विद्रोह का? अकाल और भूख की समस्या। अकाल और भूख की समस्या, तब ये क्या हो गए आपका समस्या। तो यहाँ की जो रामोसी यानी एक आदिम जनजाति थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भिड़ गई। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आगे चलेंगे। चीनी यात्री सोंगयुन भारत कब आया? चीनी यात्री सोंगयुन भारत कब आया था ये बताएंगे। क्या बोलेंगे? चीनी यात्री सोंगयुन भारत कब आया? 515 ईस्वी से लेकर के 520 ईस्वी तक आया। 525 ईस्वी से 529 ईस्वी तक, मतलब इस दौरान रहा, 4 वर्षों तक रहा, या फिर 7 वर्षों तक रहा, या फिर बात करें आपका 5 वर्ष 592 से 97 तक रहा। तो बोलेंगे 515 से 520 में आया। ये चीनी बौद्ध भिक्षु था। कहाँ से आया? चीनी तो लिखा ही हुआ है, लिखना इस बात को। ये महारानी हो के काल में, क्या बोलोगे? एक बौद्ध महारानी थी, उन्होंने इसको भेजा था। किसके द्वारा भेजा गया था? बौद्ध महारानी हो के कार्यकाल में। किसके? हो के कार्यकाल में ये भारत आया, हो के कार्यकाल में। ठीक है, और भारत जब ये आया आपका, तो क्या बोलेंगे? कहाँ पर आपका? तो लिखना उत्तरवेई राजवंश। उत्तरवेई राजवंश से संबंध है इसका, से आया, उत्तरवेई राजवंश से ये आया। ठीक है, अगर मैं बात करूं चीनी यात्रियों में, तो पहला चीनी यात्री कौन है जरा बताएं। तो पहला चीनी यात्री फाहियान है। कौन है? फाहियान है। कब आया था फाहियान भारत? कितने बच्चे बता पाएंगे कि फाहियान भारत में दोस्त किस वर्ष में आया? गजब सा उत्तर तुम सबका आना चाहिए। जैसे एक चीनी यात्री ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग भारत कब आया मैं आपसे पूछूं? दोनों का उत्तर सही बताएं एक बार। एक बच्चे ने सबसे पहले लिख दिया 399 में आया, 414 तक रहा। कितने? 414 तक रहा आपका बच्चे। हिनस्वांग आपका किसके कब आया? आपका हिनस्वांग 630, जिसके लिए कई बार 629 भी लिखा मिलता है। पेपर में नज़दीकी ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये भी 15 वर्ष रहा आपका, ये भी 15 वर्ष। ये किसके शासनकाल में आया और ये किसके शासनकाल में आया? ये आया आपका चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। ये आया किसके? राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान ने भारत की बारे में विवरण किस पुस्तक में दिया? फाक्योकी में विवरण दिया। और हिनस्वांग ने किसमें? सीयू की पुस्तक में विवरण दिया। किसमें? सीयू की पुस्तक में विवरण दिया। आज ही पढ़ा था हमने तो एक क्लास में, एप्लीकेशन में, याद है ना? हर्षवर्धन के बारे में हमने आज ही पढ़ा था। आगे आएंगे, बोलेंगे जी। किस राजा ने उदयगिरी हिल्स उड़ीसा में हाथी गुम्फा शिलालेख स्थापित किया? सर जी ये प्रैक्टिस सेट करनी है या वो करनी है? बच्चे देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि 70 प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि वो एक सीरीज से चले हुए प्रैक्टिस सेट थे जिसमें हमने टॉपिक से किया। 70 प्रैक्टिस सेट के बाद में आज के ये जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो बच्चे अभी जुड़े हों जिनको 70 प्रैक्टिस सेट की नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट करते रहे, लेकिन 70 का एक रिवीजन टारगेट बना के करते रहे। 1 सेट 2 सेट वो लगाते रहो। ठीक है, तो किस राजा ने उदयगिरी हिल्स उड़ीसा, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता। उदयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उड़ीसा में। वदुका सुवराजन, क्या बोलोगे? खारवेल।
खारवेल आपका उड़ीसा के शासक थे, किस वंश से थे ये बताएंगे जरा। इनके वंश का नाम था चेदी वंश, और ये चेदी वंश के तीसरे राजा थे। कौन से थे? चेदी वंश के ये तीसरे राजा थे खारवेल। फिर भैया संस्थापक कौन है? चेदी वंश का संस्थापक बताएं जरा। चेदी वंश का संस्थापक कौन है? तो हम कहेंगे भैया कौन थे आपके? महामेघवाहन। क्या बोलोगे? महामेघवाहन, ये बात याद रख लेना, ठीक है। महामेघवाहन। खारवेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जैन धर्म का एक अनुयायी था। किसके? जैन धर्म का। और यही हाथी गुम्फा शिलालेख है जिससे हमको भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। मुझे बताएंगे भारतवर्ष शब्द हाथी गुम्फा अभिलेख में किस भाषा में लिखा हुआ है? फटाफट से, किस भाषा में हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा है? भारतवर्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ है? शब्द का प्रयोग सबसे पहले गजब बताएंगे, हम कहेंगे भैया हाथी गुम्फा अभिलेख में। मुझे बताओ किस भाषा में? संस्कृत। बहुत गजब, बहुत शानदार उत्तर आप लोगों ने दिया। हाथी गुम्फा अभिलेख संस्कृत में है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी, क्या बोलेंगे? यूरोप, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, या फिर एशिया में? तो क्या बोलेंगे? गोबी मरुस्थल, जिसको बच्चे जिसको हम ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोबी को ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। और कौन से देशों में? चाइना, एक कोल्ड डेजर्ट है ये, चाइना और मंगोलिया में स्थित है। किसमें? चाइना और मंगोलिया में बच्चे ये सिचुएटेड है। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी आपका डेजर्ट नहीं है? तो हम कहेंगे यूरोप में नहीं है। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें बच्चे, क्या बोलोगे? सोनरेन है। उत्तरी अमेरिका में यूएसए में कौन सा है आपका? सोनरेन कहाँ पर स्थित है? तो क्या बोलेंगे? जिसको हम सोनारेन भी कहते हैं, गलती नहीं करनी। अफ्रीका का तो सब विश्व प्रसिद्ध कालाहारी है। क्या बोलोगे? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है आपका? अफ्रीका में है। एशिया का हो गया गोबी मरुस्थल, कहाँ का? एशिया का हो गया। अगर मैं एशिया के डेजर्ट या मरुस्थलों की बात आपसे करूं मित्र, तो एशिया के मरुस्थलों में कौन कौन आएंगे जरा देखेंगे। एशिया के मरुस्थलों में अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे एक आता है तकला मकान, इंपोर्टेंट है। तकला मकान कहाँ का मरुस्थल है? तो क्या बोलोगे? चीन का मरुस्थल है। जैसे मैं आपसे पूछूं थार मरुस्थल किन दो देशों में है? तो हम कहेंगे भारत, अपने प्यारे देश कहाँ पर भैया? अपने प्यारे देश भारत और पाकिस्तान में स्थित है। भारत और पाकिस्तान में, प्रिय बस भारत है, याद रख लेना। दस्त-ए-कबीर एशिया के किस देश में स्थित है? दस्त-ए-कबीर आपसे पूछ ले, दस्त-ए-कबीर। नाफूद पूछ लूँ मैं आपसे, नाफूद कहाँ पर है? पांचवा मैं आपसे पूछ लूँ हमद कहाँ पर है? हमद पूछ लूँ। छठा मैं आपसे कराकुम पूछ लूँ, कराकोरम नहीं, कराकुम है। क्या बोलोगे? कराकुम है बोलेंगे एक बार, कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो क्या कहेंगे जी? हम कहेंगे भैया दस्त-ए-कबीर जो है ये आपका, ये ईरान में स्थित है। नाफूद की मैं बात करूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। और कराकुम कहाँ पर है? ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है कराकुम मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का क्या बोलेंगे भैया? ब्राजील है, अर्जेंटीना, बोलीविया, या फिर कोलंबिया होगा। ठीक है, बताएंगे एक बार। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भैया जी ब्राजील होगा। क्या बोलेंगे? ब्राजील होगा। और ब्राजील की कैपिटल जो है क्या है बताएंगे जरा। ब्राजील की राजधानी भैया जी ब्राजीलिया होगी। क्या होगी? ब्राजीलिया होगी। अर्जेंटीना की राजधानी बोले ब्यूनस आयर्स होगी। क्या होगी? ब्यूनस आयर्स यहाँ की कैपिटल होगी। बोलीविया की बच्चे लापाज कैपिटल होगी। क्या होगी? लापाज कैपिटल होगी। और कोलंबिया की कैपिटल क्या होगी? बोगोटा होगी। कौन सी होगी? बोगोटा होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूं ब्राजील क्षेत्रफल के घटते क्रम में दुनिया में कौन से स्थान पर आएगा? जरा बताएं।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया के घटते क्रम में, कैलकुलेशन करो कागज पर और आंसर करेंगे। सबसे बड़ा कौन है? रूस। फिर आपका बच्चे क्या बोलोगे? दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे आपका, चौथे पे भी बताओ और पांचवे पे भी बताओ, पांचवे पे भी बताओ। छठे सातवें जानते हैं सब लोग, अर्जेंटीना है। क्या बोलोगे? आपका अर्जेंटीना कहेंगे। फिर ये भी बताना है छठा भी। यहाँ पर अपना प्यारा देश भारत है, इसी को बोलते रक्काबाई। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर सब जानते हैं रूस है। यहाँ पर कौन है आपका बच्चे? रूस, कनाडा, चाइना। क्या बोलोगे? कनाडा, चाइना। ये रिक्त स्थान आपको भरने हैं। पांचवे पे कौन होगा? ब्राजील होगा, ब्राजील होगा। तो चौथे पर कौन है और छठे पर कौन है? ए से क्या मतलब है? ए से क्या मतलब है? सारे बच्चों का आंसर बहुत अच्छा आया कि पांचवे पर जी ब्राजील होगा, पांचवे पर ब्राजील होगा। मैंने आपसे पूछा चौथे और छठे पर कौन आएंगे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आंसर करेंगे, अभी दिख जाएगा आंसर। ये चौथे पर आपका बच्चे, मैं अफ्रीका बता रहा है एक, तो मैं महाद्वीप पूछ रहा हूँ, मैं आपसे देश पूछ रहा हूँ, मैं आपसे देश पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। एक अंटार्कटिका बता रहा है। बेटा महाद्वीप नहीं पूछ रहा हूं मैं, दक्षिण अमेरिका के, मैं आपको पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के घटते क्रम में देश पूछ रहा हूं। महाद्वीपों के नाम लिख रहे हो, देश महाद्वीप का अंतर नहीं समझते। बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आ जाएंगे। बहुत गजब, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? भूटान के साथ में बोलेंगे भाई फटाफट से। सर जी अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो क्यों नोट करना है? फिर नहीं करना। जिसका आंसर आप अच्छे से दे पाते वो कभी नोट ना करें। आप हमेशा प्रैक्टिस सेट में देखो, ये चीज़ मुझसे छुटी हुई है, उसको नोट डाउन करना है, या आप जिसको भूल चुके हैं उसको शॉर्ट नोट बना लो। ये नोट्स बनाने का अच्छा तरीका होता है। तो क्या बोलेंगे? अपनी सीमा साझा नहीं करता भूटान। सिक्किम के साथ में सीमा साझा करता है, हाँ जी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के साथ में सीमा लगती है क्या भूटान की? नहीं जी। क्या बोलोगे भैया? असम के साथ में लगती है। किसके साथ में? असम के साथ में सीमा इसकी लगती है। किसके साथ में? असम के साथ में। मुझे बताओ भूटान के साथ भारत कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? कितने किलोमीटर? तो आंसर आना चाहिए 699 किलोमीटर। भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पर चाइना से। तीसरे नंबर पर किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है जी। उसके बाद में फिर नेपाल से लगती है, फिर आपका म्यांमार से लगती है, फिर लगती है भूटान से, और फिर लगती है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान तो हम सब जानते हैं कितनी, 106 किलोमीटर। भूटान के साथ में कितनी? 699 किलोमीटर। ये बतानी है। म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर। नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर। चाइना के साथ में बच्चे 3488 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ में 4096.7 किलोमीटर सीमा हमारी लगती है। किलोमीटर यूनिट क्या है? किलोमीटर है। इन सब से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बीच में से ज़्यादा पूछ लेगा आजकल म्यांमार, और मेरा मानना है म्यांमार या फिर भूटान। मैं पेपर बनाऊंगा तुम्हारा तो मैं पूछ लूँगा म्यांमार की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर साझा होती है। ठीक है, आगे आएंगे। बेटा कमेंट्स पे फोकस नहीं करना है किसी को। गुरुजी मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। मैं ये कह रहा हूं कि तुम अंटार्कटिका की सैर पर निकल जाओ मेरे से। यहाँ क्लास में आकर रोना धोना नहीं है, यहाँ बस पढ़ने आना और आंसर करने, बस। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करने में तुमने अपने जीवन के 22 साल, 20 साल, 18 साल गुजार दिए, आज तक नहीं पता चला। एक बार कमेंट में लिख के कैसे पता चल जाएगा तुम जिंदगी में क्या करोगे? मैं कह रहा हूं तुम प्रशांत महासागर में पानी के नीचे जाओ और ऊपर कभी आओ ही ना, मतलब तैरते रहो नीचे, ऐसे नहीं कि। अब तुम मेरी बात समझो, मैं तुम्हारा नेगेटिव नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव चाह रहा होता तो तुम खुद ही तैर के ऊपर आ जाओगे। मृत व्यक्ति तैरने लग जाता है, तो ऐसा नहीं चाह रहे। मैं कह रहा हूँ कि तुम अंदर ही अंदर मछलियों की प्रजातियां देखो। मेरे कहने से करोगे क्या कुछ? जीवन में यही नहीं पता चल रहा क्या करना है, और वो भी क्लास में आए हो। कैरी मिनाटी की वीडियो देख लेते फिर तो समझ में भी आता। क्लास में आए हो, कंपटीशन क्लास है, कंपटीशन पास करना है, पढ़ना है। क्या करूं पता ही नहीं चल रहा है। जिसे देखो उसी से पूछ रहे हैं, फोन पे पूछ रहे हैं, यार मेरा दिमाग खराब है, मैं क्या करूं बताओ यार। तुम स्टेटस देखते हो क्या व्हाट्सएप पे सबके झांक झांक के? ऐसे वही बच्चे आवाज करते हैं। कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या उत्तर प्रदेश में? क्या? उत्तर प्रदेश में। क्या बोलेंगे? कीरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। किशन गंगा जल परियोजना,
क्या बोलेंगे? किशन योग गंगा जल परियोजना कहाँ पर है आपका भैया जी? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? कौन सी नदी पर है? तो किशन गंगा रिवर पर ही स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किशन गंगा नदी। मैं कुछ परियोजनाएं बताऊंगा जम्मू कश्मीर की, आप नदी बताना। मुझे बताओ दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्यारे बच्चे, कभी अपने आप को भटकने ना दे, ठीक है। चेनानी बताओ, चेनानी जल परियोजना किस नदी पर है? और आपका चौथा बगलिहार, क्या बोलोगे? बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर की, ये किस नदी पर है? एक आपका सावलकोट परियोजना, ये भी जम्मू कश्मीर की है। मुझे बताएंगे किस नदी पर स्थित है, ठीक है, किस नदी पर स्थित है? बोले भी फटाफट से। नेवर, कभी अपने आप को भटकने मत दो। आपका जो बच्चे निशाना है, जो लक्ष्य है, उसी को साध के चलते, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, किसी से मत पूछो कुछ और। मैं देखता हूँ कि हर रोज मार्केट में नई स्ट्रेटजी की वीडियो आ जाती है जब कोई एग्जाम आता है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें, उस पर बच्चे कमेंट्स भी करते हैं, जा करके कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो मैं ये देखता हूँ ये जो कमेंट वाला है इसका सिलेक्शन होता नहीं, तो वो नहीं करने, उससे बचना है। आपका समय अध्ययन में फोकस के साथ पर होना चाहिए। क्या बोलेंगे जी? दुलहस्ती कहाँ पर है भैया जी? चेनाब नदी पर। कहाँ पर? चेनाब नदी पर स्थित है। चेनानी कौन सी? जम्मू तवी में जो तवी नदी बहती है। बगलिहार भी चेनाब पर है। और सावलकोट कहाँ पर है बच्चे? क्या बोलोगे? चेनाब पर है। तो बस चेनानी जो है ये तवी पर है। कहाँ पर है? तवी पर है। हिमाचल प्रदेश की बिनबा परियोजना मत भूलना। क्या? बिनबा परियोजना अभी हाल ही में भी चर्चित रही। बिनबा परियोजना कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में विष्णुगाड़ योजना है। क्या बोलोगे? विष्णुगाड़ जल परियोजना है। कौन सी जल परियोजना है? पैका मतलब परियोजना, और उत्तर प्रदेश की एक परियोजना आप बता सकते हैं मुझे? बोलेंगे जी, क्या बोल देंगे? रिहंद कह देंगे, सब लोग जानते हैं। आरबीआई के पास कितने नोट छापने वाले प्रेस हैं जहां पर नोट छपते हैं? भैया जी नोट छपने के बारे में हमने 4 चीज़ें सुनी है। एक तो देवास जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा हमने सुना है आपका नासिक, नासिक जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और एक आपका सलबोनी सुना है जी हमने, जिसको सालबोनी भी हम कहते हैं। सलबोनी कहाँ पर है जी? वेस्ट बंगाल में। और एक मैसूर है। कहाँ पर? मैसूर। ये 4 भी आपने ही सुनी होंगी। हाँ भैया, हमने प्रैक्टिस सेट में ये करी हैं। तो ये जो 2 हैं ये केंद्र सरकार की हैं। किसका स्वामित्व है इस पर? सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्या बोलोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये जो 2 हैं ये आरबीआई के स्वामित्व की हैं। किसकी? आरबीआई के स्वामित्व की हैं। इनको कौन बच्चे रेगुलेट करता है? आरबीआई इनको रेगुलेट करता है, ये याद रख लेना। तो क्या बोलेंगे जी? 2 हैं। आरबीआई के पास कितनी है? आरबीआई के पास 2 हैं। 4 आंसर कभी नहीं करेंगे। आरबीआई के पास 2। पूछ ले कुल कितने नोट छापने वाले प्रेस हैं, तब आंसर आएगा हमारा 4। ठीक है। पूछ ले केंद्र सरकार के अधीन कितने हैं, तो केंद्र सरकार के अधीन भी देवास और नासिक यानी कि सिर्फ 2 हैं। अच्छा मुझे बताएंगे, अगर केंद्र सरकार के अधीन है तो किस मंत्रालय के अधीन होंगी भैया? वित्त मंत्रालय के। किसके? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन होंगे। और मैं पूछूं भारत में टकसाल कितनी है? टकसाल कितनी है भारत में? टकसाल क्यों होती है भैया? ये तो हो गए नोट छापने के। किसके? नोट यानी कागज वाले नोट। 1 रुपए का नोट आप जानती है, वो कौन? वित्त सचिव के हस्ताक्षर द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है। टकसाल कितनी है भारत में? 4 टकसाल हैं। कौन कौन सी 4 टकसाल है भैया? एक तो नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा में है। दूसरी आपकी हैदराबाद में है। कहाँ पर? हैदराबाद में है। तीसरी कहाँ पर है जी? कोलकाता में है। कहाँ पर? कोलकाता में। चौथी कहाँ पर है आपका बच्चे? मुंबई में। भैया नोट तो वहाँ छप गए। टकसाल किस लिए होती है? जो ये मिंट होती है ना, मिंट, ये बच्चे सिक्के डालने के लिए होती है। किसके लिए? सिक्के। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 20 का, 75 का, 150 रुपए का सिक्का आपने देखा होगा किसी की याद में। नोएडा वाली टकसाल को पहचान सकते हैं जहां सन लिखा होता है ना, जैसे 2020 का सिक्का है तो जहां पर सन के नीचे यहां पर गोल बना हुआ, इसका मतलब नोएडा की टकसाल में छपा हुआ है। हैदराबाद की अगर बात करें, इस पे स्टार छपा हुआ होता है, देखना कभी, हम बड़ा देखते थे इन साइन को। कोलकाता में कोई साइन नहीं होता और मुंबई में होता है डायमंड। क्या होता है मुंबई में? उस सिक्के के नीचे डायमंड शेप बनी हुई होगी, तुम समझ जाओगे देख के वो किस टकसाल में छपा हुआ है। मुंबई की टकसाल में छपा हुआ है। कभी गलती नहीं करें, ठीक है। गुरुजी 150 का सिक्का नहीं देखा। ये बच्चे चंद सिक्के जारी होते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन हो गया, 150वीं वर्षगांठ हो गई तो 150 रुपये का सिक्का जारी कर देगा। ऐसे नहीं कि वो आम जनता के लिए, वो सिर्फ मेमोरियल होते हैं। कुछ
मात्रा में जारी किए जाते हैं। जैसे किसी की याद में सिक्के याद कर लिए, आपका 500 सिक्के छाप दिए, 1000 सिक्के, आपका छापना नहीं बोलेंगे, ढाल दिए। सिक्के को छापना नहीं कह सकते, मैं गलत बोल रहा था, सिक्के को ढाला जाता है, नोट को छापा जाता है। आगे, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, बहुत फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है। IRDAI का मुख्य कार्यालय किस शहर में है? शिमला, कोलकाता, चंडीगढ़ या फिर हैदराबाद में? भैया जी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। कब बना था इसका? 1999 में। 1999 में इसकी स्थापना या बोले इस्टेब्लिशमेंट कब का है? 1999 का है, ठीक है। और हैदराबाद में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है राष्ट्रीय पोषण संस्थान का। किसका? राष्ट्रीय पोषण संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्या बोलोगे? नेशनल, किसके लिए? आपका न्यूट्रिएंट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? एक आपका इंटरनेशनल सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, क्या बोलेंगे? प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुन लेना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, क्या बोलोगे? नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये बात याद रख लेना। कोलकाता में जूट का, अच्छा शिमला में कौन सी सब्जी का, ये बताओ, शिमला में कौन सी सब्जी का है? बताएंगे एक बार। क्या नाम है बच्चे का? दिखाओ एक बार इसको, है? आगे आएंगे, फटाफट से बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? ऑक्सिलरी मेमोरी बच्चे हम कहते हैं किसको? सहायक मेमोरी को। किसको? सहायक मेमोरी। आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो सहायक मेमोरी बोले, ऑक्सिलरी मेमोरी बोले या फिर सेकेंडरी मेमोरी बोले, एक ही बात है। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है आपका बताएंगे। सेकेंडरी मेमोरी में भैया वो सब आएगा जो बाहर से लगता है। कहाँ से लगता है? जो बाहर से लगता है, इनबिल्ट नहीं है। कहाँ से? बाहर से लगता है। अब बाहर से लगने का क्या मतलब है जरा देखेंगे एक बार। तो भैया पी रोम तो अंदर ही होता है, ये बाहर से नहीं लगता है। फ्लॉपी बाहर से लगती है, हाँ जी। सीडी रोम, सीडी का पूरा नाम लिखो, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑन, क्या बोलोगे? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी इसको हम कहते हैं। लेकिन ये सीडी है, और सीडी जो होती है, सीडी की क्षमता मैं आपको हमेशा बताता हूँ 700 MB होती है। मैग्नेटिक टेप है, हाँ जी। फ्लॉपी, ये चीज़ें बाहर से लगती हैं। जैसे डीवीडी, तुमने फिल्म देखी है शोले, पहले कैसेट लेके आते थे। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको हम कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क पूछ ले आपसे, ऑप्टिकल डिस्क पूछ ले तो क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल डिस्क भी किस में आएगी? ऑक्सिलरी में आएगी। जैसे पेन ड्राइव बाहर से लगाते हैं आप, क्या बोलोगे? पेन ड्राइव बाहर से लगाते हैं हम। तो ये सब क्या है आपका? ये सब आपका ऑक्सिलरी मेमोरी है जो बाहर से लगती है, सब सेकेंडरी है। पी रोम क्यों नहीं है जी? पी रोम कैसी मेमोरी है जरा बताएं। तो हम कहेंगे भैया एक होती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है जब आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे भैया एक तो होती है रोम आपका, एक होती है आपका रैम होती है, एक कैशे मेमोरी होती है। कौन सी? कैशे मेमोरी होती है। और कैशे मेमोरी के साथ में चौथी कौन सी होती है आपकी? एक फ्लैश मेमोरी। उसको रैम में भी रख सकते हैं, अलग से रखने की जरूरत नहीं है, अलग से रखने की जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे? आपका रजिस्टर वगैरह जो कुछ भी है। तो रोम के पार्ट याद है, बस थम्स अप कर दो। आप लोग जानते हैं पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ROM तो जानते हो ना, रीड ओनली मेमोरी। कौन सी होती है ये? रीड ओनली मेमोरी होती है। और रीड ओनली मेमोरी में पी रोम हो गया, EP रोम हो गया और डबल EP रोम हो गया। क्या हो गया? डबल EP रोम। अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो फुल फॉर्म पता ही होगी।
पता होनी चाहिए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम क्या होता है, ये आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम दो प्रकार की होती है, एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है। क्या होती है, एस रैम और डी रैम, ये सब प्राइमरी मेमोरी है। कोई भी पूछे, जैसे वहाँ विकल्प एक में पी रोम को रख दिया तो इसको भी रख सकता है, इसको भी रख सकता है। एस रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। डी रैम क्या होती है, ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ये इनबिल्ट मेमोरीज हैं कंप्यूटर के अंदर, इनको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, कभी गलती ना करें। 25 डिग्री सेल्सियस यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, फ़ारेनहाइट कैसे बदलते हैं, क्या बोलोगे आप लोग, फ़ारेनहाइट जानते हो ना, C/5 बराबर F-32/9 से कॉपी पर निकाल के देखना, सिद्ध होता है या नहीं। पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित गति क्या है, ध्वनि की गति पूछ रहा है बच्चे, किसमें, आसूत जल में, कितनी हो जाएगी, 1498। डाइल्यूट वाटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो जल की गति है, जो जल में गति पूछें, जल की गति के बाद में बात करते हैं, पहले ध्वनि की गति की बात करते हैं। कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। ये किस व्यक्ति ने बताया था, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर दे दो गजब सा। ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड किसने बताई, वह व्यक्ति कहता है कि ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, ठोस के बाद में ये द्रव में होगी, और द्रव के बाद में ये गैस में सबसे ज़्यादा होती है। ये भी सिद्धांत याद रखें। आंसर दिया बच्चों ने, नहीं बोलेंगे फटाफट से, गजब गजब, लाप्लाक्स, ये हुई ना बात, किसने बताई थी, लाप्लाक्स। तेरा तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है भाई, कोई भी नहीं, लाप्लाक्स। तो ठोस में अभी प्रश्न है किसका, जल का, तो जल है द्रव, द्रव में सबसे ज़्यादा गति होती है समुद्री जल में। किसमें, कभी पूछे ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किसमें होगी, समुद्री जल में, 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है, क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और इसके बाद में दूसरा 1498 होता है, 1498 मीटर प्रति सेकंड भाई साहब ये किसमें होती है, तो हम कहेंगे आसुत जल में। आसुत जल में क्या बोलेंगे, आसुत जल में आपका यानी कि डाइल्यूट वाटर में होती है, बोलेंगे भाई फटाफट से। एक कह रहा है गाइज मैं अपना 114K वाला मोनेटाइज सेल कर रहा हूँ। बेटा ये पैसे ले लेते तुमसे, इनके चक्कर मत पड़ना। यहाँ 1000 रुपये भेज रहा, ये ऐड की दुकान है ये क्लास। इसका चैनल तुम्हें कभी मिले तो रिपोर्टर कर देना। ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोगों को बोलेंगे, अब आजकल के बच्चे हैं, उससे बोलेगा कि 10,000 में तुझे 1,14,000 सब्सक्राइबर दे देता हूँ, 10,000 में। तो बच्चा इधर उधर से इंतजाम कर लेता बहुत सारा, अपना फेम बनाने के चक्कर में 1,14,000 है। ऐसे बहुत चैनल बेचने वाले घूमते रहते हैं, बच्चों की जेब काटते रहते हैं। आप इनके चक्कर में लोगों को भी अवेयर करना। कोई आपके सामने आए बोले कोई नहीं बेचता चैनल, 1,14,000 कोई करेगा तो अपनी वजह से अपना चैनल नहीं बेचेगा। कोई बेचता भी है तो ऐसे कमेंट नहीं करता, उसको लोग अपने आप मिल जाते हैं, है ना। ये चोर लोग हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहते हैं मानव शरीर के सैनिक कहते हैं, बताएंगे। तो मानव शरीर के यानी सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये कहलाते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBC। क्या बोलोगे, WBC बोलते हैं। WBC का और दूसरा नाम क्या होता है, तो हम कहेंगे भैया जो WBC होती है इनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। जैसे आरबीसी है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ डब्ल्यूबीसी से दो चीज़ें याद रख लेना, बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए या याद रखें डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए। क्या बोलोगे, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी अगर कभी कम हो गया बच्चे तो क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी बहुत घट जाए बॉडी में तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया हो जाएगा, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को ही हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो कभी पूछे ब्लड कैंसर होने का क्या कारण है, तो ब्लड कैंसर का मतलब डब्ल्यूबीसी बहुत कम बन रही है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए तो इसको हम बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। क्या बोलोगे, ल्यूकोपेनिया होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है बच्चे, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडीज़ बनाती है। क्या, एंटीजन और एंटीबॉडीज़, इसके बारे में
में मैंने आपको एक दिन समझाया था, आपके चोट लगती है तो जो मवाद बनती है सफ़ेद रंग की वो WBC ही होती है, उनको हटाया मत करो, वो आपकी प्रतिरक्षा के लिए एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, वो समझ गई हैं हमारे शरीर पर कोई अटैक हो चुका, वो एकदम से आती है रक्षा के लिए। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, हमारा बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये बात याद रखना। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण किसका भैया? परिसंचरण मतलब बच्चे बॉडी में रक्त का जो संचरण है, पूरे शरीर में जो रक्त घूमता है, मस्तिष्क से लेकर के पैर तक आपका जो ये रक्त घूमता है, इसी को हम परिसंचरण कहते हैं। तो परिसंचरण में रक्त शामिल है, इसी का तो परिसंचरण है। धमनियों में होकर बहता है, आपका सिराओं में होकर के बहता है, हाँ भैया बहता है। बड़ी आंत में रक्त नहीं बहने जाता, परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो पाचन तंत्र का हिस्सा है। किसका भैया जी? बड़ी आंत तो किसका होगा? वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो हमारा पाचन तंत्र का हिस्सा है। हाल ही में 209वीं भानु जयंती कहाँ पर मनाई गई है? असम में, लद्दाख में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? क्या बोलेंगे भैया जी? भानु जयंती आपका सिक्किम में मनाई गई है। क्या बोलोगे? सिक्किम में मनाई गई है। सिक्किम का जो स्थापना दिवस है बच्चे, स्थापना दिवस है वो 16 मई है। क्या बोलोगे? 16 मई है, क्योंकि 16 मई 1975 को ही मैंने बताया था आपको 35वां संविधान संशोधन हुआ। अच्छा मुझे बताएं, 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को राज्य बनाया गया था, पूर्ण राज्य कि सह राज्य, को स्टेट की स्टेट? आंसर कर दे तो क्या बोलेंगे? 36वें से पूर्ण राज्य बनाया है और 35वें से शामिल किया था को स्टेट बना करके, क्या सह राज्य बना करके शामिल किया था। अच्छा, जैसे सिक्किम का एक उत्सव आया, सिक्किम के उत्सव बताओ मुझे, सिक्किम के उत्सव बताएंगे कौन कौन से बहुत चर्चित हैं जो आपका 2023 के हैं, क्योंकि जो हाल ही में बनता है उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बोलोगे? भूमचू कहाँ का है? सिक्किम का है भूमचू फेस्टिवल। सागा दावा पूछे हाल ही में कहाँ पे मनाया गया 2023 में? तो सिक्किम में मनाया गया। जैसे आपसे पूछ ले भगन संगीत समारोह कहाँ पर मना आपका, सॉरी भगन संगीत समारोह कहाँ पर मना है? तो भगन संगीत समारोह भैया जी ये सिक्किम का है। कहाँ का है? भगन संगीत समारोह सिक्किम में मना है। अगर बच्चे सिक्किम की योजना पूछ ले 2023 की, सिक्किम की योजना कौन कौन सी प्लानिंग यहाँ पर चली, तो क्या बोलोगे? मेरो रुख मेरो संतति। क्या बोलोगे? मेरो रुख मेरो संतति कहाँ की है? मेरो रुख मेरो संतति योजना कहाँ की है? और साथ में दूसरी याद रख लेना, वन जॉब वन फैमिली योजना। वन जॉब वन फैमिली की हर परिवार के पास एक नौकरी हो। वन जॉब वन फैमिली योजना कहाँ पर चली है? तो कहाँ पर चली है? सिक्किम में। परीक्षा के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आएंगे। हाल ही में किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आदित्य स्वामी को, दीपिका कुमारी को या फिर जयेश सैनी को? ठीक है, क्या बोलेंगे? जयेश सैनी को किया गया है। और जयेश सैनी बच्चे अफ्रीका में सेवा विस्तार से जुड़े रहे। अफ्रीका में किसका सेवा विस्तार? स्वास्थ्य सेवा विस्तार से, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े रहे। अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार से जुड़े रहे, इसके लिए इनको चुना गया है ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से। जैसे प्रेम प्रकाश जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अभी हाल ही में 2 अवार्ड और चर्चित रहे। एक पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? क्या बोलेंगे भैया जी? रतन टाटा जी को दिया गया है। किसको? रतन टाटा जी को दिया गया है। और लोकमान्य तिलक रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? लोकमान्य तिलक रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। क्या बोलोगे? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, याद रखेंगे। किसको? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विक्रम का देश को पहला संदेश क्या आया? अभी हम लोगों ने भेजा विक्रम को, पूछ रहा है देश को पहला संदेश क्या आया? आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। इंडिया, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। आई एम नॉट रीच्ड माई डेस्टिनेशन दिस राइट प्लेस। और पूछ रहा आपसे नन ऑफ द अबोव। क्या बोलोगे? इंडिया, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। मैं भी पहुंच गया हूं और मेरे साथ में मेरा प्यारा देश भारत भी पहुंच गया है। कौन से पोल पे गया? बोलेंगे
भैया साउथ पोल पर गया। किस पर? साउथ पोल पर। ये पहला है, पहला है, दुनिया में पहला। क्या बोलोगे? साउथ पोल पर पहुंचने वाला ये दुनिया का पहला था। प्रक्षेपण यान कौन सा था? कौन से सैटेलाइट व्हीकल से इसको छोड़ा गया? तो क्या बोलेंगे? प्रक्षेपण यान भैया जी इसका LVM, क्या बोलोगे? LVM 3 था। लॉन्च व्हील आपका 3 था। ठीक है। और अगर बात करूं मैं, PM ने बधाई किस देश से दी थी इसको? अब क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी ने जो बधाई दी वो उस समय पर कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से बधाई दी थी। इसरो के अध्यक्ष कौन रहे इस समय पर? इसरो के अध्यक्ष हमेशा पूछे जाते रहेंगे, तो क्या बोलोगे? आपसे S सोमनाथ रहे। कौन रहे? S सोमनाथ रहे। और आपसे पूछ ले दोस्त आपका इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन रहे? क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन रहे इसके आपका चंद्रयान मिशन के? तो P वीर मुथुवेल रहे। क्या रहे? P वीर मुथुवेल इसके अध्यक्ष रहे। तो ठीक है। लैंडर का नाम बताएंगे और रोवर का नाम क्या है? लैंडर का नाम क्या था? लैंडर जो लैंड कराने के लिए था, रोवर जो उसको मूव कराने के लिए, दोनों का क्या नाम है? लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम बच्चे क्या? प्रज्ञान। क्या कहेंगे? प्रज्ञान नाम है। ये बात याद रखनी है, लैंडर और रोवर। तो लैंडर कौन सा है? आपका विक्रम है। रोवर कौन सा था? प्रज्ञान था। गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे। अंतिम प्रश्न है आज का। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? अमृत सरोवर का उद्घाटन किया उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर आपका उत्तर प्रदेश होगा। तो अमृत सरोवर कहाँ पर बना है? क्या बोलेंगे जी? अरुणाचल प्रदेश में या फिर उड़ीसा में या हरियाणा या उत्तर प्रदेश? यूपी 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 यूपी। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया भैया उत्तर प्रदेश, और सारे के सारे गलत कर गए। क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश एकदम से सही होगा। और अभी यहाँ पे टेंगा घाटी बहुत प्रचलित हुई, इसमें कार्य हुआ। टेंगा घाटी कहाँ की है? आपकी उड़ीसा की है, ये याद रख लेना। यूपी बता रहे हो। क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश में ही अभी बुलंद भारत अभ्यास हुआ। क्या हुआ? बुलंद भारत अभ्यास हुआ। आपका किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी किसके द्वारा? इंडियन आर्मी द्वारा किया गया। इंडियन आर्मी द्वारा किया गया। और जबरदस्त तरीके से बोलो भारतीय सेना जिंदाबाद। गजब तरीके से जोश से एक बार लगे कि तुम्हारे अंदर होता हुआ ब्लड फ्लो उसके द्वारा आवाज निकली है, भारतीय सेना जिंदाबाद, फील करके। तो बुलंद भारत अभ्यास क्या बोलेंगे? इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। ठीक है। आज बच्चे क्लास को 1 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं। इस क्लास को आपका लगभग 1 घंटे पे, हालांकि कुछ मैप हमारे बचे हुए हैं, जैसे गोवा मेरा आज कराने का प्लान था, लेकिन अभी 1 घंटे 22 मिनट हो चुके हैं। क्लास को रखेंगे हम 1 घंटे से लेके 1 घंटे 5 मिनट तक। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं जाए और आपको यहाँ पर स्पीड मोड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम चलते रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? ये होमवर्क है, यहाँ कोई आंसर नहीं करेगा, ये दिल की पुलिस का क्वेश्चन है। ऑलवेज, हमेशा मैंने तुमसे एक बात कही है बच्चे, होमवर्क अनुशासन है। ये अनुशासन दर्शाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कोई भी, लेकिन आप लोग रिसर्च करें, नहीं जानते हैं वीडियो के बाद में कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे एक हैबिट बनती है हमारी, और हैबिट ये बनती है कि प्रश्न का उत्तर देना तो प्रश्न जरूर देखोगे, क्लास जरूर देखोगे, तो इससे एक अनुशासन बनता है, एक डिसिप्लिन बनता है। और एक छात्र बिगर डिसिप्लिन का रहे मेरे दोस्त, वो छात्र नहीं होता। आपके सपने हैं, आप जवान हैं, आप युवा हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप उस दुख की स्थिति में कभी मत पहुंचना जिस दुख को कोई ना समझ पाए। अगर आप असफल रहे तो आपका दुख बच्चे, आपका जो दुख है वो शायद सिर्फ आप समझ पाएंगे। इस दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके दुख को समझ पाए। उस एक अवस्था में कभी नहीं जाना है। और सुनो वाह वाह के साथ में, ठीक है। नवीन सर की शिष्य, नवीन भैया का पाड़ा, गाजीपुर वीरों की धरती, संगीता, नवीन सर की पगली, राकेश, रामू यादव, दीपक, सब सुनो ध्यान से। मैं चांद तो तोड़ लाने से रहा, मैं चांद तो तोड़ लाने से रहा, अगर वो जिद करेगी। सुनो मेरी बात, मैं चांद तो तोड़ लाने से रहा, मैं चांद तो तोड़ लाने से रहा, अगर वो जिद करेगी तो मैं आईना ला दूंगा। तो ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा कमेंट जरूर करें वीडियो के बाद में बच्चे, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।